मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब जो कंटिन्यू में बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। अभी यह सीरीज़ जो एग्ज़ाम के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर के लिए है, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप से और सत्य असत्य और खाली स्थान ये जब तक समाप्त नहीं हो जाते हैं। लगभग सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। और उसके पश्चात अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो और एक फ़ायदा होगा कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएंगे पूरा वो भी आपको पता रहेगा और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। उसकी भी आप लोगों को हमेशा वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, तो अच्छे से बने रहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ले जाता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है और सही विकल्प चुन करके हमको ऐसे 5 प्रश्न आएंगे सही विकल्प से, और 5 प्रश्न आएंगे खाली स्थान से, और 5 प्रश्न आएंगे सत्य असत्य। लगभग ये तय है शेड्यूल। हो सकता है कहीं कहीं पे आप लोगों को सही संबंध भी आ जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही सारे पढ़े हुए चैप्टर से ही आएंगे। तो चलिए चलते हैं। सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आप लोगों को अच्छे से पता है। सावधि खाता में, सावधि खाता बोल रहे हैं मैंने, इसमें आप लोगों को एक अच्छा मैं सूत्र पहले आप लोगों की समझ के लायक बता देता हूं, उसके बाद आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 का घात n। n जो रहता है वह क्या है? समय है। और ये समय जो होता है ये हमारे बहुत सारे परिवर्तन वाले पर डिपेंड करता है। आगे आगे देखते जाइए, तिमाही, छमाही, ये सब के लिए n का मान किस तरह से निर्धारण करते हैं। तो ये मूल सूत्र हो गया। और इस सूत्र को हम लोग अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? a बराबर p 1 धन r बटे 100 का घात n। ये सूत्र है, इसको अच्छे से याद रखिए। इस पर प्रश्न भी आएंगे आपके, और ऑब्जेक्टिव टाइप के में ये तो आ ही गया है, देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे उसमें से कौन सा है, केयर कीजिए, आप इससे मिलान कर लीजिए। तो इसमें कौन सा है? a बराबर p 1 धन r बटे 100 का घात n, c पर आता है ये। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्ती खाता में देखिए, वो था सावधि और ये है आवर्ती, यानी कि सारे सूत्र आप लोगों को याद रहें तो आप 1 नंबर तो ऐसे ही पा सकते हैं। तो इसका क्या होता है देखिए यहाँ पे, अब इसको मिलान करते जाइए। p गुणित r तो होता ही है बटे 100, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसका 1 बटे 12 भी सही है। n धन 1 पूरे के बटे 2। इस तरह से आप, ये सूत्र हमारा एकदम सही है। अगर इसको आप शब्दों में लिखना चाहेंगे तो ब्याज बराबर होता है मासिक जमा धन होता है। यहाँ पर p के रूप में ले लिया है, वास्तव में इसको क्लियर रहना चाहिए, ये मासिक जमा धन होता है, ये मूलधन नहीं होता है। आवर्ती खाता में ये p यहाँ पर जो लिया गया है यह मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित 1 बटे 12, और यहाँ पे होता है माह, और फिर माह धन 1 और इसके बटे 2। इस तरह से ये होता है। तो इस तरह से इस कन्वर्सेशन को समझना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पूरी तरह से ले लें ऐसी, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा अगर इस तरह से हुआ तो, ठीक है। इस तरह से अगर होता है तो कोई नहीं हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझ बनाना पड़ेगा हम लोगों को। इसको ये वाला आंसर इसका ए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें p जो है मासिक जमा धन है, r जो है दर है, और बटे 100 गुणित 1 बटे 12, n माने माह हो गया, और n धन 1 बटे 2 में ये माह धन 1 बटे 2। ये वाला सूत्र आप याद रखिए हमेशा, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा है दे आयकर, बहुत सिंपल सी बात है, 3000 रुपये का 3%। इस तरह से करेंगे, इस तरह से काट दीजिए आप, 3 या 9 90 रुपये होता है, इसका आंसर बी हो गया। इसी तरह से यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही किया जाए, ध्यान से रखिए तिमाही किया जा रहा है, तो n वर्ष के लिए ब्याज की गणना अवधि कितनी होगी? आप लोगों को बता दूं, जो सूत्र था उसमें सावधि जमा में, सावधि जमा का सूत्र ऊपर में लिखा हुआ था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए मन में। तिमाही गणना किया जाता है, यानी कि हमारा समय जो है 3 के गुणज में निकल जाएगा, यानी कि 12 महीने में कितने तिमाही होता है? 4 तिमाही होते हैं। तो इस तरह से ये 4 भागों में बंटने वाला है। क्या चीज़? n वर्ष के लिए ब्याज की गणना
जो होगी यहाँ पर स्पष्ट मैं बता दूँ 4 गुना हो जाएगा लगभग जो समय लिया जाएगा उसका। जैसे कि 3 है तो 3 चौं 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा आ रहा है, 4 गुना में डी वाला आ रहा है। ठीक है, ब्याज की गणना के लिए एन का जो निर्धारण होगा इस तरह से हो जाएगा। अब आता है देय आयकर पर 2000 पर शिक्षा उपकर 3%। 3% माने क्या हो गया, 3/100। ठीक, कितने में, 2000 में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, वहाँ भी बताया हूँ, यहाँ भी इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 60 रुपये होगा, इसका डी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए, आप लोगों को पता है कि छमाही गणना करते हैं तो एन जो है वह क्या हो जाता है, दुगुना में चला जाता है। जैसे 1 वर्ष है तो वह 2 छमाही हो जाता है। ठीक है, तो छमाही गणना पर 2 बार हो गया। लेकिन दर जो है अब वार्षिक होता है, देखो यहाँ पर दर जो है वार्षिक होता है, उसको 6 माह में गणना करना है, यानी कि उसको 2 से भाग देना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि 10% दिया है तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। ये वार्षिक था, ये 12 माह का था और ये 6 माह का हो गया। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसको आधा कर लेंगे, ध्यान में रखिएगा। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही कर दिया जाए, ध्यान से देखिए ब्याज की गणना कैसे कर रहे हैं, तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। यहाँ पर भी वही हो गया, तिमाही में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे, 4 तिमाही हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, दर को फिर क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा, है ना, 1/4। जैसे यहाँ पे आधा किए वैसे यहाँ पे 12% है मान लिया, तो इसको 12% को 12 गुणित 1/4 करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। उसमें आधा किए थे, इसमें 1/4। ठीक है, इस तरह से समझ बना के चलते रहिए बढ़िया से। अब देखिए, एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना कितना पड़ेगा। आप लोगों को इसके लिए एक जो मानक स्टैंडर्ड है अभी तक जो चल रहा है 2,50,000 2,50,000 पर छूट, इससे नीचे वाले को छूट है, इससे ऊपर 5 लाख तक। 5 लाख तक कितना है, 10% रहता है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% रहता है और 10 लाख से ऊपर कितना हो गया, 30% रहता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ये थोड़ा सा जानना चाहिए इसको। वैसे सारे प्रश्नों को हल करते समय ये सब दिया रहता है उस पर। वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि, फिक्स समय के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है, क्या कहलाती है, सावधि। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चनों को अच्छे से देखा कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाला में। रिक्त स्थान की पूर्ति में थोड़ा सा कन्फर्मेशन सामने में नहीं रहता है तो अपने से जानना की जरूरत है। पहले तो ये बता दूं, आयकर से संबंधित वाला चैप्टर जो है प्रश्न सब कट गए हैं, परंतु फिर भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत की तरह कुछ चीज़ों को जानते रहिए, हो सकता है उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए आप लोगों का। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि जिसमें समस्त प्रकार के आय पर आयकर देना होता है, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ये हो गया वित्तीय वर्ष। आप लोग हमेशा थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जीवन भर काम आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, बोर्ड के कोर्स के लिए आयकर वाला सेक्शन थोड़ा कट गया है, परंतु उससे संबंधित छोटी छोटी जानकारियां जो हैं वो कभी भी काम आने वाली हैं, इसलिए आप जानते रहिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ भी जाए। तो इसको देखिए, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। ठीक है, या स्थायी खाता संख्या, जो भी लिखना चाहें, स्थायी खाता संख्या, PAN भी लिख सकते हैं, स्थायी खाता संख्या भी लिख सकते हैं। अब आयकर की राशि भारत सरकार के खाली स्थान विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसको इनकम टैक्स विभाग द्वारा, आयकर विभाग द्वारा। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें, आयकर विभाग द्वारा। समझ में आ रहा है प्रश्न को, बड़ी ध्यान से पढ़ा कीजिए। खाली स्थान जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। सावधि जमा खाता होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग इतनी बार पढ़ चुके ना। सावधि जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। ओके, आगे देखिए, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि मतलब मूलधन कहा जाता है। ब्याज की गणना करना है वो उस पर
मूलधन कहा जाता है। इसको पी से दर्शाते हैं या तो फिर लिख सकते हैं मूलधन। शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, जो हम लोग आयकर देंगे उसी पर शिक्षा उपकर लगता है, तो आयकर की राशि पर दिया जाता है। देय आयकर है ना, जो देय आयकर लास्ट में निकालते हैं उस पर कई प्रकार के स्टेप से गुजरने के बाद आयकर आप लोग निकालते हैं, उस आयकर पर लास्ट में शिक्षा उपकर लगभग 3% दिया जाता है। ठीक है, और नए वर्षों में उसको 4% भी किया गया है, लेकिन प्रश्न में जब तक जिक्र न हो इस पर 3% ही चलाना है। बैंकों में खाता खोलने के लिए खाली स्थान संख्या अनिवार्य है। आप लोग जान रहे हैं कि आजकल PAN पैन कार्ड जो बनता है वो पैन नंबर की एज करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर बहुत ही जरूरी हो गया है आजकल सारे बैंकों में खाता खोलने के लिए। यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एकमुश्त राशि जमा की जाती है, जिसको कि फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, सावधि, तो उसे सावधि जमा बोलते हैं। ठीक है, सावधि जमा बोलते हैं। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको आयकर कहलाता है वह। इस तरह से आप लोगों को बहुत छोटे छोटे प्रश्न और अच्छे से मिलते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। और खाली स्थान ऐसे ही आते हैं, आप लोग ऐसे ही खाली स्थान की तैयारी कीजिए। मैं अब चलता हूँ आप लोगों को सत्य असत्य क्यों, थोड़ा सा सत्य असत्य के प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि ब्याज की गणना छमाही के आधार पर की जाए तो गणना में दर दुगुनी एवं समय आधा कर दिया जाता है। ये संभव है क्या? आप लोग अच्छे से सोचिए, है ना। ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये असत्य है। आप लोग जानते हैं ना, छमाही गणना पर क्या हो जाता है, समय आधा थोड़ी ना होता है, समय दुगुना हो जाता है और दर आधा हो जाता है, जस्ट उल्टा इसका। आपको सही रिजल्ट बता दिया। ठीक, अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बढ़ता रहता है। सही बात है, जिस समय चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलता है तो मूलधन में पुनः ब्याज जुड़ जाता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज उसी को तो बोलते हैं, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं और उस पर जब ब्याज लगता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फिर से अगले वर्ष के लिए फिर से वो उसमें जुड़ जाता है मूलधन में। तो इस तरह से मूलधन हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया। ठीक है, ये सत्य। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ऋणात्मक होती है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ब्याज की दर वगैरह ऋणात्मक नहीं होते, ये असत्य हो गया। अब देखिए, शिक्षा उपकर कुल देय आयकर पर लगाया जाता है या लगता है। ठीक है, शिक्षा उपकर कुल देय आयकर पर लगता है, सही है, ये सत्य हो गया। ठीक, इसके बाद सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, ये ऊपर में भी लिखा हुआ है, आप लोग जान चुके हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए सत्य हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, बैंकों में खाता खोलने के लिए कौन से नंबर का होना जरूरी है, इसे जस्ट अभी खाली स्थान बताया था। पैन का होना अनिवार्य है और वो लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न बड़े आसानी से बनने लगते हैं जब हम कंटिन्यू उस पर पढ़ते रहते हैं, उसको जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से कोशिश करते रहे और इस तरह से पढ़ते रहिए। आप लोगों को हमेशा अपनी बोर्ड में कुछ अंक वृद्धि के लिए सहयोग मिलता रहेगा अगर आप इस तरह से वीडियो को देखते रहेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।